हेलो बच्चों, जेई एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन को। हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज कैलकुलेटेड, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी एक अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए उसे हम लोग एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपलिंग करते हैं, उसके साथ उसका पेयरिंग करते हैं और उसके पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसी सीरीज है जिसमें जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर इट मे बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज। इलेक्ट्रोड्स तीनों फेज में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। उन सभी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स को एसएचई के हेल्प से कैलकुलेट करने के बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में जब अरेंज करते हैं और जो सीरीज हमें प्राप्त होता है वही सीरीज कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि इस सीरीज में सभी इलेक्ट्रोड्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह से हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। इसीलिए या तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से या तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोड्स को एडजस्ट करते हैं और वही एडजस्ट करके बना हुआ टेबल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था हाइड्रोजन के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल के पोटेंशियल को, और हाइड्रोजन के पोटेंशियल का आर्बिट्री वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू 0.00 वोल्ट है। इसी को आधार मानते हुए, इसी को बेस मानते हुए हम लोगों ने बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को कैलकुलेट किया और उनको एक सीरीज में प्लेस किया। और उस कैलकुलेशन से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि लिथियम का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या तो रिडक्शन के हिसाब से या तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से प्लेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उस कैलकुलेशन में हम लोगों ने पाया कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे हाई है और फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का वैल्यू सबसे हाई है। तो इस तरीके से लिथियम और हाइड्रोजन और फ्लोरीन और बाकी न्यूमरस जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको इन तीनों के बीच में एडजस्ट जब किया गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उससे जो सीरीज बना दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम लोग देखते हैं एक चार्ट के तौर पर कि वो सीरीज क्या है और सभी इलेक्ट्रोड्स के वैल्यू को क्या कैलकुलेट किया गया और कैसे उनको सीरीज में अरेंज किया गया। तो बच्चों देखोगे ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया इनको या तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के आधार पर या तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के आधार पर एडजस्ट किया जाता है, टेबल में बनाया जाता है। और कैलकुलेट करने का हमारा आधार है हाइड्रोजन, जिसका आर्बिट्री वैल्यू 0.00 वोल्ट है। ये ऑक्सीडाइजिंग में भी और रिड्यूसिंग में भी सेम पोटेंशियल देता है, देयरफॉर प्लस माइनस दोनों यहां इंक्लूड किया हुआ है। अब इस टेबल को आप देखेंगे, इस ओर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब हम बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं, यानी कि आयरन से लिथियम की ओर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो दूसरों को रिड्यूस कर दे। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या है? जो क्विकली इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे
और दूसरे को वो रिड्यूस कर दे। तो इधर से इधर की ओर हम लोग टॉप से बॉटम से टॉप की ओर अगर हम लोग जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो आप देख सकते हो इन सभी मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ता है। और इस ओर अगर हम देखें तो एरो मार्क डाउन की ओर है, जो दिखा रहा है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, मतलब ये डाउन की ओर होता जा रहा है। यानी कि निकल से फ्लोरीन की ओर हम लोग आएंगे तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हाईएस्ट है। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करा दे, जो जितनी जल्दी दूसरों को ऑक्सीडाइज करा दे वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कहलाता है। तो ये सीरीज जो है हाइड्रोजन को कंसीडर करके बनाया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। इसमें अब 2-3 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिनका भी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिनके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्विकली लूज कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो नेचुरल है वो लूज किए इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करेगा। तो अगर हम लोग कंसीडर करें सोडियम, तो सोडियम इट विल क्विकली लूज, मेटल है, एक्टिव मेटल है, एंड मेटल जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके लूज किए इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर लेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। तो सोडियम ने दूसरे को रिडक्शन कराया, देयरफॉर इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहां पर फ्लोरीन, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये दूसरों से लिए इलेक्ट्रॉन को क्विकली गेन करेगा। तो कैसे गेन करेगा? जब कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये फ्लोरीन दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करा सकता है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। देयरफॉर अगर इस चार्ट में हम लोग जाएं तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है उसके पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है। आप सब देखेंगे यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल शो करेगा, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जितना बढ़ते चला जाएगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना हाई होते जाएगा, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई होने से अर्थ है कि ये दूसरों को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ शो कर रहा है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनके पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में है, देयरफॉर दिस वैल्यूज आर इन पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि उन एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हाई होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन उनके पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसलिए इन सबों में आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू है सभी का। दूसरी बात, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना एक्टिव मेटल होगा। इसलिए अगर आप इधर ध्यान से देखें तो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स हैं इसमें, तो जिनका नेगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा होगा उनमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी दिखाएंगे वो उतना ही एक्टिव मेटल होंगे। इसलिए मेटल की एक्टिविटी बॉटम टू टॉप जाने पर बढ़ते चली जाती है। तो इधर से बॉटम से टॉप की ओर जब हम पहुंच जाएंगे तो लिथियम सबसे एक्टिव मेटल के तौर पर आएगा, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। उसी के अपोजिट अगर हम इधर आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वाले में, तो जिनके पास मेटल में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी सबसे हाई है, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इसका सबसे हाई है। अब यहां ध्यान देंगे, जैसे जैसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब इधर से गए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP वो उसी तरह से धीमे धीमे घटता है। अगर आप रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ते हुए पा रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा।
और इधर की ओर हम आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी वैसे वैसे ही बढ़ता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, और इन सभी डाटा के हेल्प से हम लोग कुछ यूज करते हैं, एप्लीकेशंस लगाते हैं कि इन डाटा से हम लोगों को क्या इंटरप्रिटेशन मिलता है, इसको हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहले सिंपल सी बात, यहाँ 2-3 बात जो डाटा में दिख रही है वो बता दूं मैं। नेगेटिव वैल्यू शोज इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, पॉजिटिव वैल्यू शोज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। नेगेटिव वैल्यू जितना नेगेटिव होते चला जाएगा, नेगेटिविटी जितना हाई होते चला जाएगा, उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ही हाई होगा। इसलिए लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और पॉजिटिव वैल्यू जितना हाई होते जाएगा वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को दिखाएगा। इसलिए फ्लोरीन हैज हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेफरेंस के तौर पर हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाने के लिए। अब यहाँ 2 विशेष बातों को देखेंगे। वाटर यहां भी है टेबल में, वाटर यहां भी है टेबल में। वाटर कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पर काम कर सकता है। इसलिए जब हम वाटर को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर लेते हैं, तो वाटर को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर लेंगे तो ये एल्युमिनियम के नीचे आता है, और जब वाटर रिड्यूस होगा इट विल लिबरेट हाइड्रोजन। और यहाँ पे वाटर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा इट विल लिबरेट ऑक्सीजन। इस बातों को हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और आगे जब इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर को पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि वाटर का इस तरह से लिखने का क्या एप्लीकेशन है। तो दिस इज द सीरीज, दिस इज द टेबल वेयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। तो ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मुख्य बात है इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, या इस नॉलेज को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा उसकी उपयोगिता क्या है, उस डाटा को, उस चार्ट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रेफरेंस के लिए हमने कुछ डाटा को अभी लिख लिया है आप लोगों के हेल्प के लिए। क्या एप्लीकेशन है इसका? तो पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को देखकर हम लोग सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता कर सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, जैसे लिथियम -3.05, कॉपर +0.34 वोल्ट, फ्लोरीन +2.85 वोल्ट। ये सिंपल, हम लोग सिर्फ पोटेंशियल को देखकर बता सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड। इसका पहला सिंपल सा यूटिलाइजेशन ये हुआ। दूसरा, हम लोग डाटा को देखकर एक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पता कर सकते हैं। कौन से मेटल्स ज्यादा एक्टिव हैं, कौन से नॉन मेटल्स ज्यादा एक्टिव हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम है या ज्यादा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, वो हम इस डाटा को देखकर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, अगर सोडियम, टिन और कॉपर लें, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे लेस रिएक्टिव है और कौन सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, तो हम डाटा का रेफरेंस ले सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देख सकते हैं, और यहां से देख सकते हैं हम लोग सोडियम का -2.71 वोल्ट है, टिन का -0.16 वोल्ट है, कॉपर का +0.34 वोल्ट है। तो अगर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी हम बोलें तो मेटल्स का इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव टिन, टिन से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम।
तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के वैल्यू जितने नेगेटिव में होंगे, नेगेटिव वैल्यू जितना हाई होगा उस मेटल का रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने पीछे अभी सीरीज में देखा होगा जितने अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स हैं उन सबों का नेगेटिव वैल्यू बहुत ही हाई था। तो देयरफॉर ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू हायर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज, और लेसर द नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू जैसे जैसे मेटल्स में आते जाएगा उनका रिएक्टिविटी वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। तो कॉपर की तुलना में अगर हम लोग सिल्वर को लें, सिल्वर 0.80 वोल्ट इसके पोटेंशियल का वैल्यू है, तो इनके दोनों के कंपैरिजन में ये कम पॉजिटिव है, ये ज्यादा पॉजिटिव है। मेटल में पॉजिटिव पोटेंशियल जितना बढ़ता जाएगा उसका रिएक्टिविटी उतना घटता जाएगा। देयरफॉर सिल्वर इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर। तो हमें ये दूसरी बात पता चली कि मेटल्स के रिएक्टिविटी को हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को देखकर। सिमिलरली नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी को भी हम लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को देखकर। जो मेटल से रिलेटेड था उसी को अपोजिट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लें, आयोडीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। आयोडीन के पोटेंशियल का वैल्यू 0.54 वोल्ट, क्लोरीन का +1.36 वोल्ट, फ्लोरीन का +2.85 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी में इन नॉन मेटल्स को अरेंज करें। अगर कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है आपको तो आप डाटा को देखकर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जितना पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा नॉन मेटल्स में उसका रिएक्टिविटी भी उतना ही हाई होते चला जाएगा। यानी कि ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हायर द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। इसलिए ये सबसे रिएक्टिव होगा और इन तीनों में ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में भी पोटेंशियल के वैल्यू को देखते हैं, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होगा नॉन मेटल्स उतने ही हाईली रिएक्टिव होंगे। इसलिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डाटा को देखकर ये इनिशियली दो बात हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और मेटल्स के रिएक्टिविटी, मेटल्स या नॉन मेटल्स के रिएक्टिविटी को हम लोग बता सकते हैं कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ अदर मेटल। तीसरा एप्लीकेशन, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को देखकर सेल पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और दो इलेक्ट्रोड मिलकर ही सेल बनाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। इसलिए अगर हम लोग इनको देखें पोटेंशियल के वैल्यू को, तो एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करके हम लोग इजिली पता कर सकते हैं कि सेल का पोटेंशियल क्या होगा। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिंपली E डिग्री सेल इक्वल्स टू E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। इस फॉर्मूला को उस जगह पे यूज करते हैं हम लोग जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ हो। और अभी पढ़ते समय हमने बताया आप लोगों को कि ये सभी डाटा जो भी दिए हुए हैं ये सभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो इनके इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली सेल पोटेंशियल। अब सवाल है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। दिए गए इलेक्ट्रोड में कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा। एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं E डिग्री Zn इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट और कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट। ये इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज हैं। सिंपली इससे कहा जा रहा है कि अगर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं देन इनसे अगर हम एक सेल बनाएं तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट सेल, इनका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे।
पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। तो वी नो, हम लोग जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम रिएक्शंस को देखें तो दिस रिएक्शन इज शोइंग एनोड, ये एनोड के रिएक्शंस को शो कर रहा है बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे Zn से Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दिस इज ऑक्सीडेशन। और ये Cu+2 से कॉपर बना, मीन्स इसने इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, इसलिए ये कॉपर बन गया। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड और जहां पर रिडक्शन होता है वो कैथोड। यानी कि हम इस रिएक्शंस के थ्रू पता कर सकते हैं कि जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज कैथोड। यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, E डिग्री Cu प्लस E डिग्री Zn। कॉपर का वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इट विल शो 1.10 वोल्ट ये वैल्यू। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल। इस तरीके से हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन पोटेंशियल डाटा। ये पोटेंशियल के डाटा दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स के वैल्यू को दिए हैं। अगर उन 2 इलेक्ट्रोड्स को कंस्टिट्यूट करें, एनी 2 इलेक्ट्रोड, उनसे हम लोग सेल बना सकते हैं और एक सेल के पोटेंशियल को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और सिंपल बातें, कैसे कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो एक सिंपल रिएक्शन से हुआ। सिंपली डाटा को देखकर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड को पहचानने का सिंपल सा तरीका, पहला तो कॉमन हमेशा याद रहना चाहिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। दिए गए किसी भी 2 डाटा में अगर जो भी 2 इलेक्ट्रोड दिए हों आपको, उनमें से आप पोटेंशियल को वैल्यू को देखें और जिसके पोटेंशियल का वैल्यू कंपैरेटिवली नेगेटिव है, दिए गए डाटा में जिसके पोटेंशियल का वैल्यू कंपैरेटिवली नेगेटिव है, मतलब 2 डाटा में जो ज्यादा नेगेटिव है, इट विल एक्ट एज एनोड, वो हमेशा एनोड के जैसा काम करेगा। और दिए गए 2 पोटेंशियल में जिस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का वैल्यू कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, इट विल ऑलवेज एक्ट एज कैथोड, वो हमेशा कैथोड के जैसा काम करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। एनी 2 इलेक्ट्रोड, किसी भी 2 इलेक्ट्रोड को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर सोडियम एंड कॉपर। ये बहुत इजी है। सोडियम का पोटेंशियल का वैल्यू है माइनस 2.71 वोल्ट और कॉपर का है प्लस 0.34 वोल्ट। इन दोनों में कंपैरेटिवली नेगेटिव सोडियम है, इट विल एक्ट एज एनोड। ये पॉजिटिव है, इट विल एक्ट एज कैथोड, सिंपल। लेकिन जब दोनों नेगेटिव हो जाए देन तब वैसे केस में क्या होगा। लेट्स कंसीडर निकल माइनस 0.25 वोल्ट एंड निकल के साथ हमने 3 को लगा दिया है माइनस 0.16 वोल्ट। हमें इनसे एक सेल बनाना है और उस सेल में पता करना है विच विल एक्ट एज एनोड एंड विच विल एक्ट एज कैथोड। अब सिंपल, इन 2 डाटा में कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव कौन है, निकल। तो निकल विल एक्ट एज एनोड, यहाँ पे निकल एनोड के जैसा काम करेगा और इनमें से कंपैरेटिवली पॉजिटिव ये है या लेस नेगेटिव है, देयरफॉर इट विल एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के जैसा काम करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हों, सिंपली सिल्वर एंड मरकरी प्लस 0.84 वोल्ट, मरकरी प्लस 0.79 वोल्ट,
इनसे हमें एक सेल कंस्टिट्यूट करना है और एनोड कैथोड पता करना है। तो मैंने बताया इन दोनों में ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो जो कंपैरेटिवली पॉजिटिव रहेगा इट विल एक्ट एज कैथोड, देयरफॉर सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड एंड मरकरी विल एक्ट एज एनोड। तो पहचानने का 2-3 तरीका। सिंपल, हम लोग रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखकर एनोड कैथोड पता करेंगे। और दूसरा सिंपल सा तरीका है, जो भी पोटेंशियल का डाटा गिवन हो उनमें जो कंपैरेटिवली नेगेटिव होगा इट विल एक्ट एज एनोड, और जो कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा इट विल एक्ट एज कैथोड। इसलिए इन दो डाटा में कंपैरेटिवली पॉजिटिव सिल्वर है, इट एक्ट्स एज कैथोड, और कंपैरेटिवली नेगेटिव इन दोनों के कंपैरिजन में है मरकरी, देयरफॉर इट विल एक्ट एज एनोड। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सीरीज को या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि एक दिए गए रिएक्शन में कोई एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है या नहीं, ये हम लोग दोनों हेडिंग में देखेंगे, मेटल्स के लिए भी और नॉन मेटल्स के लिए भी। मेटल्स के लिए हम लोग पहले देखें। एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन में लिखता हूं, SnCl2 प्लस 2Na, ये बन गया 2NaCl प्लस Sn। और सेकेंड रिएक्शन है Na2SO4 प्लस Cu, इससे CuSO4 प्लस NiSO4, NiSO4 प्लस Cu, इससे CuSO4 प्लस Ni बन गया। रिएक्शंस में सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाए गए हैं वो वैसा होगा या नहीं होगा। पहले रिएक्शन में टिन क्लोराइड और सोडियम के रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड बना, यानी कि सोडियम ने टिन को रिड्यूस कर दिया, उसको उसके जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। तो ये ऐसा हो सकता है या नहीं, इज इट पॉसिबल और नॉट, और ये रिएक्शन दोनों होंगे कि नहीं। यहां कॉपर ने निकल को उसके जगह से डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर सल्फेट बनाया और निकल को रिड्यूस कर दिया। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, हमें यह पता करना है। तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा को देखें हम मेटल्स के लिए। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, जिनके पोटेंशियल का वैल्यू जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा, फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। और जिसके पोटेंशियल का वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से नहीं हटा सकता है, जबकि हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर हम इस पहले रिएक्शन को देखें, सोडियम का पोटेंशियल वैल्यू -2.71 वोल्ट है और टिन का -0.16 वोल्ट है। इन दोनों में सोडियम मोर रिएक्टिव है, इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है और ये रिएक्शन होगा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फिजिबल। लेकिन इस रिएक्शन में अगर हम आए तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर का पोटेंशियल वैल्यू +0.34 वोल्ट, इसलिए वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चला गया, लेस रिएक्टिव मेटल है। निकल -0.25 वोल्ट, ये कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू है, जितना नेगेटिव होगा उतना रिएक्टिविटी हाई होगा, इसलिए
लेस रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव निकिल को उसके जगह से रिप्लेस नहीं कर सकता है। वेरी सिंपल। तो इसलिए रिएक्शन होगा एंड दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। सिंपल। इसी तरह से हम लोग इस बातों को नॉन मेटल्स के लिए भी देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर नॉन मेटल्स। एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से हटा सकता है या नहीं। फिर से एक रिएक्शन लेंगे, 2Ki प्लस Cl2 और SnCl2 प्लस 2F2, हाई हीट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो दो नॉन मेटल्स के बीच, देन क्लोरीन विल डिस्प्लेस आयोडीन और ये बन जाएगा 2KCl और आयोडीन प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और इस रिएक्शन में 2SnF2 और SnF2 के बजाय हम HCl ले लेते हैं, 2HCl प्लस F2। तो इस रिएक्शन में ये 2HF बनेगा और Cl2 प्रेसिपिटेट करेगा। अब सिंपल है, क्या ये दोनों रिएक्शंस होंगे? तो क्लोरीन के पोटेंशियल का वैल्यू है प्लस 1.36 वोल्ट और आयोडीन के पोटेंशियल का वैल्यू है प्लस 0.54 वोल्ट। इसमें हम जितना नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स के लिए जितना पॉजिटिव वैल्यू जाते हैं, यानी कि जहां पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ रहा हो, तो हाइयर द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ नॉन मेटल्स का जितना ज्यादा होगा, हाइयर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ वाले लोअर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। देयरफॉर क्लोरीन कैन रिप्लेस आयोडीन और ये रिएक्शन होगा। सिमिलरली F2, अगर ये रिएक्शन को हम लोग फिर इन्वर्स कर दें, 2HF और Cl2, तो इस केस में क्लोरीन कैन नॉट रिप्लेस फ्लोरीन फ्रॉम इट्स प्लेस। क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन का पॉजिटिव वैल्यू काफी हाई है और पॉजिटिव वैल्यू जितना हाई होते जाता है नॉन मेटल्स में, उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही हाई होती है। और हाइयर रिएक्टिव वाले लोअर रिएक्टिव को हटा सकते हैं, लेकिन लोअर रिएक्टिव वाले हाइयर रिएक्टिव को उसके जगह से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इस जगह पर देखें हम, क्लोरीन का रिएक्टिविटी लो है और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी हाई है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला एप्लीकेशन था, हम लोगों ने उस सीरीज को देखकर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को जाना। दूसरा, उस सीरीज को देखकर हम लोग सेल पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ साथ ये देख सकते हैं कि किसी भी दिए गए रिएक्शंस में मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। चौथा, इनके रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को इनके मेटल और नॉन मेटल के रिएक्टिविटी को हम लोग देखकर पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है H2 will liberate or not. H2 will liberate or not when metal reacts with acid having hydrogen. मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करें और उन एसिड्स में हाइड्रोजन हो, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, तो क्या उस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन लिबरेट होगा? कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। Zn प्लस 2HCl, Cu प्लस 2HNO3, Ni प्लस H2SO4। इस रिएक्शंस के बाद अगर रिएक्शन होता, देन हम लोग लिखते ZnCl2 प्लस H2
इसमें हम लोग लिखते इफ पॉसिबल, अगर रिएक्शन होता CuNO3 का होल 2 प्लस H2 लिबरेट करेगा, और इसमें हम लोग लिखते NiSO4 प्लस H2। तो क्या इन तीनों रिएक्शंस में ये H2 लिबरेट करेंगे? लेट्स फाइंड आउट। हाइड्रोजन उसी केस में लिबरेट होगा जब एसिड हैविंग हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करे और मेटल का पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन की तुलना में मोर रिड्यूसिंग हो। हाइड्रोजन का पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों ने देखा 0 होता है। जिस भी मेटल के पोटेंशियल्स का वैल्यू नेगेटिव में होगा वही हाइड्रोजन को रिलीज करा सकता है फ्रॉम गिवन एसिड। हाइड्रोजन का वैल्यू इस केस में अगर देखें 0 वोल्ट और जिंक -0.76 वोल्ट। इसके कंपैरिजन में इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई है, इसलिए इस केस में ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फिजिबल। इस केस में +0.34 वोल्ट, हाइड्रोजन 0 वोल्ट। यहां हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ शो कर रहा है, देयरफॉर कॉपर हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकता है, देयरफॉर दिस इज नॉट फिजिबल। निकल माइनस आप देख सकते हैं 0.25 वोल्ट, हाइड्रोजन 0 वोल्ट। इस केस में भी नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई है, देयरफॉर दिस रिएक्शन विल पॉसिबल और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हाइड्रोजन उसी केस में लिबरेट होंगे दिए गए एसिड में से अगर वो उस तरह के मेटल से रिएक्ट करे जिसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई हो इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल वाले जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। इसलिए सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, इस तरह के मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकते हैं व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड्स हैविंग हाइड्रोजन इन इट। तो ये है इसका 5th एप्लीकेशन। और 6th एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे उससे रिलेटेड है लास्ट एप्लीकेशन हम लोगों का। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये लास्ट एप्लीकेशन में है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में हम पहले समझ लो शॉर्ट में कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम करंट को पास करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से और एनोड और कैथोड इसमें डाला हुआ होता है 2 इलेक्ट्रोड्स के तौर पर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ होता है। लेट्स कंसीडर इसमें हमने CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन को डाला है और करंट को पास कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हैं, उनके प्रेजेंस में हम ये करंट को पास करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन से प्रोडक्ट एनोड पर और कौन से प्रोडक्ट कैथोड पर डिस्चार्ज होंगे, ये लास्ट एप्लीकेशन है। कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान वो डिस्चार्ज होते हैं जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपैरेटिवली लो हो। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा पर जाएंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा में मेटल्स के बारे में देखा था, कैटायंस के बारे में देखा था। नॉर्मली मेटल्स कैटायन थे, उस कैटायन के बारे में देखा था कि जिनका रिएक्टिविटी कम था वो जल्दी डिस्चार्ज होंगे और जिनका रिएक्टिविटी ज्यादा था वो देर से डिस्चार्ज होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाई है वो कंपैरेटिवली लेट से डिस्चार्ज होते हैं और इसके अपोजिट अगर कहें कि जिनका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो जल्दी से रिड्यूस होंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं।
लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये कुछ कैटायंस हैं। कैथोड पर रिड्यूस होते हैं नॉर्मली कैटायंस। कैथोड पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, M+N है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लिया और M के तौर पर, मेटल के तौर पर वो वहां पर रिड्यूस हो गया, डिपॉजिट हो गया। ये वही M है, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। हम देख रहे हैं कि इस ओर बढ़ें तो हमारा इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ घट रहा है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अगर घट रहा है मतलब है कि उसका SRP हाई हो रहा है। तो जिस भी मेटल का SRP हाई होगा वो पहले डिपॉजिट करेगा कैथोड पर, ठीक है। SRP जिसका हाई होगा, और इस ओर अगर SRP हाई हो रहा है तो एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर पहले डिपॉजिट करेगा, लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम पहले डिपॉजिट करेगा, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में सिल्वर पहले डिपॉजिट करेगा। ये इसका मीनिंग है। सेम इसी तरह से एनायंस के केस में है। एनायंस का केस इनसे रिवर्स चलेगा। फ्लोरीन, SO4, NO3, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड OH। अगर इस तरीके से हम लोग देखें, इधर से इस ओर रिएक्टिविटी घटता है। जैसे जैसे इसका भी रिएक्टिविटी घटेगा वैसे वैसे उसके लिबरेट होने के चांसेस एनोड से बढ़ते चले जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस को डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान दिए गए प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट एनोड पर और कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पर लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। तो इस कंसेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि कैथोड पर जिनका SRP का वैल्यू हाई होगा वो डिपॉजिट करेगा, और एनोड पर जिनका SRP का वैल्यू लो होगा, इसके अपोजिट चलेंगे, जिनका SRP का वैल्यू लो होगा वो एनोड पर रिलीज करेंगे या डिपॉजिट होंगे। तो इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से लेकर चलते हैं। कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलाइज किया। एक्वा सॉल्यूशन मींस ये वाटर के साथ घुला है। तो हमारे पास प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, Cu+2 SO4-2, और एक्वा से इसलिए वाटर का यहाँ पे मौजूद रहेगा H+ और मौजूद रहेगा OH-। हमारे पास दो कैटायन है, ये दो कैटायन है और दो एनायन है। इन्हीं चार में से कोई दो एनोड और कैथोड पर लिबरेट करेंगे या रिलीज होंगे। अब देखते हैं हम लोग कैथोड पर क्या होगा। अगर चार्जेस आपको याद हो तो कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है। कॉमन कंसेप्ट यूज करेंगे। नेगेटिव चार्ज वाले पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेगा और पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करेगा। इस नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड पर कॉपर और हाइड्रोजन, इनमें से कौन डिपॉजिट करेगा। तो हमने बताया, इस चार्ट को आप देखें, जिसका SRP का वैल्यू हाई होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट करेगा। हमारे पास दो कैटायन है, कॉपर और हाइड्रोजन कैटायन। इस चार्ट से अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की तुलना में कॉपर का SRP का वैल्यू हाई है, इसलिए कैथोड पर यहां कॉपर डिपॉजिट करेगा सॉलिड के तौर पर। और एनोड को अगर हम लोग देखें, हमारे पास सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है। तो हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन के चार्ट को अगर हम लोग देखें तो मैंने अभी बताया था, एनोड पर वो डिपॉजिट करेंगे जिनका SRP का वैल्यू लो होगा, और लो SRP का वैल्यू इस ओर जा रहा है। तो लो SRP के वैल्यू को अगर देखें तो हमारे पास दो एनायन है, सल्फेट और हाइड्रोक्सिल। इस चार्ट को अगर हम फॉलो करें तो हाइड्रोक्सिल जो है इसका
SRP का वैल्यू लो है इन कंपैरिजन ऑफ सल्फेट, देयरफॉर एनोड पर हाइड्रोक्सिल आयन डिपॉजिट करेगा किस तरीके से, 2OH माइनस, ये एक्वस स्टेट में है, ये चेंज करेगा H2O और हाफ O2, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन यहां पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ। कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो अगर रिडक्शन को हम लोग पूरी तरह से दिखाएं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और कॉपर के तौर पर जमा हो जाएगा। तो हम लोगों ने पाया कि यहां से वाटर रिलीज हुआ और ऑक्सीजन लिबरेट किया और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डाटा का ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से प्रोडक्ट एनोड पर और कौन से प्रोडक्ट कैथोड पर डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और सेल पोटेंशियल से रिलेटेड सभी तरह के न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके।